चैप्टर 6 है, क्लास 6 की है ये, साइंस की, ठीक है। और जो चैप्टर का नाम है वो आपका है सजीव, विशेषताएं एवं आवास की बात की गई है, ठीक है। यानी लिविंग थिंग की बातें की गई हैं, उसके इम्पोर्टेंस और हैबिटेट की बातें यहाँ पे की गई है। तो जैसे हम सभी का आवास होता है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ इम्पोर्टेंस होता है, तभी तो हम घर में रहते हैं ना। तो जितने भी लिविंग थिंग हमारे क्रिएचर में हैं, आप देख सकते हैं, तो वो जो है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज जो भी चैप्टर 6 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि पहेली और बूझो जो है वो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए हैं, ठीक है। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए हैं। तो ऋषिकेश में क्या है, गंगा है। और उन्होंने क्या किया कि हिमालय की हिमाच्छादित जो होते हैं वो मतलब हिम यानी बर्फ़ से जो आच्छादित होते हैं पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहाँ बहुत ठंड थी, ठीक है। यानी बहुत ही ऐसे भी आप देखिएगा हिमालय पर्वत जो है वो बहुत ठंडा जगह है। इन पर्वतों पर जो है उन्होंने क्या देखा, कौन से वृक्ष को देखा, तो ओक देखा, चीड़ देखा और देवदार का वृक्ष देखा, ठीक है। उनके जो है मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न है, ठीक है। उनके मैदानी क्षेत्र के जो एरिया है, आपने जो पर्वतों का एरिया देखा, मैदानी क्षेत्रों से क्या है, वो जो वहाँ के वृक्ष है, तो चीड़, देवदार, ओक जो है वो बहुत ही भिन्न है, ठीक है। दोनों जगह के पेड़ पौधे अलग अलग है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, आप देख लीजिए। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊँट पर उष्ण मरुस्थल भी देखे। यानी आप जानते हैं कि राजस्थान जो है वो हमारा इंडिया के पश्चिम वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये वाला जो एरिया है यानी ये राजस्थान का है, ये क्या है, गुजरात का एरिया है। तो ये इस एरिया की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो राजस्थान वाला एरिया है। तो ये क्या है कि आपका जो है उस मरुस्थल भी वो गए। और वहाँ पे क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे कौन से जानवर चलते हैं, तो ऊँट है, ठीक है। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है नागफनी, जिसको कैक्टस कहते हैं, वहाँ से एकत्र किए। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान यानी जो डिज़र्ट का एरिया होता है, तो डिज़र्ट एरिया में क्या होता है, पानी की कमी होती है, लैक ऑफ वाटर होता है, पानी की कमी। तो क्या होता है कि आपका वहाँ तो ऐसे ही पौधे चाहिए ना कि जो कम पानी में उग जाए। तो इसी तरह से है जो नागफनी का वो पौधे एकत्र करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए कि अंत में वे पुरी गए। पुरी कहाँ है, तो आपके उड़ीसा में है। जो पुरी भगवान जगन्नाथ जी का स्थल है। और भगवान जगन्नाथ जी को किसका रूप माना जाता है, तो ये माना जाता है भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। ये जो है भगवान कृष्ण जी का इनको बोल सकते हैं। तो आप कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद जो है वो भगवान जगन्नाथ जी का जन्म होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो पुरी जो है वो उड़ीसा में है। और उन्होंने क्या किया कि समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखे, ठीक है। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। उनके मन में क्या हुआ कि एक अचानक विचार है, वे सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न थे, बहुत ठंडे थे, तो बहुत उष्ण भी थे और शुष्क और कुछ आर्द्र भी थे। यानी अलग अलग जगह को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। देखिए परंतु क्या हुआ कि उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी सजीव वस्तुएं भी थे, ठीक है। यानी जहाँ भी वो जाते, सजीव मतलब क्या, जो पानी का ज़रूरत रखते हैं, सांस लेते हैं या ग्रीन होते हैं, वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला, उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता है, ठीक है। बुझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान दिया, ठीक है। घर के अंदर उसके अलमारी एवं दरवाज़ों को देखा, ठीक है। देखा और देखने के बाद क्या सोचा कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, ठीक है। और इनमें जो है वो कोई सजीव नहीं होगा, ठीक है।
तो क्योंकि अलमारी में देख रहा था, परंतु उसने एक छोटी सी मकड़ी नज़र आई, ठीक है, क्योंकि छोटी सी मकड़ी नज़र आई तो उसे, ठीक है, नज़र आई घर से बाहर भी वह किसी किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से उसने देखा। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया, ठीक है। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के कुछ मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। यानी कहने का मतलब कि जो वोल्केनो होता है, यानी जो आप देखिएगा कि वोल्केनो क्या होता है, ये ज़मीन है। तो आप देखिएगा कि यहाँ जब उद्गार होता है ज़मीन से, जब ज़्यादा गर्मी अर्थ के अंदर होती है तो क्या हो जाता है, आपका वोल्केनो हो गया, ठीक है। मतलब ये ज्वालामुखी निकला, और यही जो मुँह है ना, तो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जंतुओं को खोज निकाला था, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या, सजीव और उनका परिवेश की बात की जा रही है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सजीव और उनके परिवेश की, यहाँ पे हम लोग पॉइंट को देखें, यानी जितने भी लिविंग थिंग होते हैं और उनके जितने भी परिवेश यानी आसपास के एरिया होते हैं उनको देखेंगे। तो ये जो पहेली और बूझो है, मस्तिष्क में एक और विचार आया, ठीक है। और इस विचार में क्या है कि जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, पर्वत पर बकरी और याक थे, पूरे के समुद्र तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियाँ थी, ठीक है। ये इस तरह का वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जिन्हें मछुआरा पकड़ रहे थे, ठीक है। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे व अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे, ठीक है। यानी दोनों जो थे वो बहुत ही भिन्न थे। इन विभिन्न परिवेश क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये एक्टिविटी करने की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या करना है कि एक वन से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और वस्तुओं को की बात की जा रही है, जो वहाँ पे लिखना है आपको कॉलम 1 में। दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले वस्तुएं जो हैं वो जंतुएं और पौधों के नाम भी क्या है, सारणी में लिखिए। आप जो है इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर 6.1 को भर सकते हैं, ठीक है। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु और पौधों के नाम लिखिए, ठीक है। आप पुस्तकालयों में उपलब्ध होने वाले पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जिनमें क्या होता है कि जंतु होते हैं, आपके पौधे होते हैं, खनिज के विषय में जानकारी दी गई है, ठीक है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक जो है वो छोटे बड़े वस्तुओं एवं जीवों को सम्मिलित करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है, जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु हैं या पौधे ना हो, ठीक है। ये जीवित जंतु या पौधे ना हो, संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां और जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी और रोड़े भी जो है मिल सकते हैं। और हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। ये हम देखते हैं कि समुद्री जो जल है उसमें क्या है, लवण यानी नमक है, ठीक है। इस प्रकार की सभी कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं कि आपका जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम होता है ना, कच्चा तेल, तो जिसको आप रिफ़ाइन करके जो डीजल पेट्रोल बनाया जाता है। फिर से जो मोम होता है आपका, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो आप लिप बाम लगाते हैं वैसलीन, तो उसी से बनाया जाता है। जो हमारे ज़मीन के अंदर से जो उत्पाद निकलते हैं उसी को रिफ़ाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत चीज़ें जो होती हैं हमारे समुद्र के अंदर होते हैं और साइंटिस्ट लोग जो है वो खोजते भी रहते हैं। उसके अलावा जो है आप जानते हैं कि मछलियाँ होती है, अलग तरह के जानवर भी होते हैं जो सी वाटर में रहते हैं, ठीक है, डीप में रहते हैं वो, ठीक है, अंदर मतलब समुद्र के अंदर देखिएगा। तो सी हॉर्स और भी बहुत सारे चीज़ें जो हमको मिलता है, जो आप देखेंगे कि समुद्र के अंदर ही होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो पत्थर वगैरह होते हैं वो भी समुद्र से निकाले जाते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे जैसे हम जो है अध्याय को सारणी 6.1 में देखेंगे तो सम्मिलित करते हैं, तो जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तो सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आवास अनुकूलन की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि पौधे और जंतुओं से आपको क्या मिला है। ठीक है, क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले हैं, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मरुस्थल वाले कॉलम में आपको क्या बताना है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे जो बोल रहा है एक्टिविटी के लिए, तो स्पेशली फॉर चाइल्ड है कि आप परिवेश में जो जंतु, पौधे और अन्य वस्तुओं को देखते हैं, वन है, पर्वत है, मरुस्थल है, समुद्र है और अन्य स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। ध्यान से देखिए कि क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं। ठीक है, इनको देखिए, इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी जल होते ही नहीं है। ठीक है, और होते भी है तो काफ़ी कम होते हैं। देखिए ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो है बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे कभी किसी टाइम में, लेकिन इतना लोगों ने पेड़ का कटाई किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़मीन जो था वहाँ से पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो गया। और आप जानते हैं कि जहाँ पे अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो बारिश क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो बारिश नहीं हो पाई, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के पेड़ पौधे जो थे वो ग्रो नहीं कर पाए और जिससे वो लैंड जो हो गया वो बंजर हो गया। और भी बहुत सारे रीज़न है, क्लाइमेट का भी बहुत सारा रीज़न होता है। ठीक है ना, तो देखिए आप जब पढ़ते रहेंगे ना इन सब चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ों को अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि देखिए पहले कम बारिश होती थी तो अभी ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती तो वहाँ कम बारिश होने लगी है। ठीक है, तो आप ज़्यादा और कम को डिफरेंस को बिल्कुल देख सकते हैं। जो सी वाटर है, सी लेवल जो है वो भी क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा क्या बोल रहा है, तो मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु भूमि पर रहते हैं और क्या है कि श्वसन के लिए आसपास वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये मरुस्थल की बात की जा रही है। मरुस्थल में जितने देखिए ये जो है जानवर है, ऊँट देख रहे हैं। ठीक है, और ये ऊँट का बच्चा है आई थिंक। ठीक है, और यह भाई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और देखिए ये जो बबूल का पेड़ होगा या कैक्टस का, मतलब कोई कटीला ही होगा। देखिए कटीला क्यों होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि गर्मी का जगह है ये। ठीक है, बारिश तो होती ही नहीं है, तो बारिश नहीं होने की वजह से ये जो पेड़ होते हैं, क्योंकि पत्तियों की वजह से ये क्या करते हैं कि जो पानी नहीं होती है तो पत्तियों की वजह से ये कांटा बनाते हैं। ठीक है, और कांटे से पानी बाहर नहीं आ पाता और इस तरह से ये जो पेड़ है वो थोड़े थोड़े ग्रीन ही रह पाते हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक टिक पाते हैं विदाउट वाटर के। ठीक है, और इनकी जो एक और बात आपको मैं बताती हूँ कि जो रेगिस्तान के जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो होती है ना काफ़ी अंदर तक गई रहती है और काफ़ी दूर तक गई रहती है। क्यों, और ये ऐसा क्यों होता है, तो पानी की तलाश में ये मतलब सर्च करते हैं, क्योंकि पानी तो एक जगह होता नहीं है। ठीक है ना, चलिए और कांटे इसलिए होते हैं ताकि पानी का उसका लॉस ना हो और वो लंबे समय तक रह सके। मरुस्थल तथा जो बोला जा रहा है कि समुद्र विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, पौधे और जंतु देखते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा क्या ऐसा नहीं है, यहाँ पे बात ये दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल और समुद्र से दो जंतुओं को देखते हैं। यानी मछली को देखिए पानी में रहता है, ऊँट को देखिए बिना पानी के रहता है। ठीक है, ऊँट के शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियाँ जो होती हैं उसमें रहने के लिए वो क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि रहने के लिए योग बनाती है। उसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं। ठीक है, ऊँट के पैर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे से उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र
सर्जन यानी जो मूत्र का त्याग होता है तो मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होते हैं, यानी पानी ही नहीं तो क्या होगा, तो पानी की वजह से मल भी शुष्क होगा। उसके अलावा जो है कि बॉडी से अगर वो मान लीजिए कि मूत्र ही नहीं निकालेंगे तो पानी का लॉस नहीं होगा। उसके अलावा पसीना भी श्वेत नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हाश बहुत कम होता है, ठीक है। और इस तरह से बॉडी से पानी बहुत कम निकल पाता है, ठीक है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह पाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, वाटर को ये क्या करते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि ये जो गर्मी उनको लगेगी ही नहीं और लंबे समय तक वो सस्टेन कर पाएंगे यानी रह पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखिए। इनमें से है कुछ को 6.3 में दर्शाया गया, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको उनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है। इन सभी का शरीर धारा रेखीय है, ठीक है, और मछलियों का जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है और ये जो है उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, ठीक है। और मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है और ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है, ठीक है। और मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है, ठीक है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में क्या है, सहायता करते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला है कि मछली के गिल यानी क्लोम जो होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने के लिए सहायता करती है, ठीक है। और इस तरह से देखिएगा कि ऊँट जो है मरुस्थल में रह पाता है और आप देखिएगा कि जो मछली होती है वो आपका मरुस्थल में नहीं रह पाती है। तो मरुस्थल नहीं रहने के लिए कारण क्या है, क्योंकि वो वाटरी बॉडीज़ है और वो पर्याप्त मात्रा में वाटर में सस्टेन कर सकती है, यानी वाटर में रह सकती है, पानी में रह सकती है, ठीक है ना। देखिए हमने क्या पढ़ा आगे कि हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, ठीक है। यानी देखिए जैसे मान लीजिए कि ऊँट है तो आपका देखिए ऊँट है तो वो अपना मरुस्थल में रह पाता है। आपको अगर मान लीजिए फिश को मरुस्थल में भेज देंगे तो रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही इस तरह से आप देखिएगा कि वो रह पाता है। उसी तरह से एक और बात है, देखिए ऊँट जो है वो आपका जो ऊँट है अगर उसको ज़मीनी मैदानी एरिया में लाएंगे, रेगिस्तानी से मैदानी एरिया में अगर ले आते हैं तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना, ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे रह पाएगा, तो ये रह पाएंगे आपके जो रेगिस्तानी एरिया है वहीं पे रह पाएंगे, ठीक है। मैदानी में उसको बहुत तकलीफ होगा, इसको ऊँट को, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें बोल रहे विशिष्ट संरचनाएं हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं, ठीक है। जिन विशिष्ट संरचनाओं और स्वभाव की उपस्थिति जो है वो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वो अपना जैसे देखिए मान लीजिए कि जो इंसान जो ठंडे एरिया में रहता है तो उसको गर्मी में भेज देंगे तो वो परेशान हो जाएगा, और जो गर्मी वाला इंसान है तो अगर उसको ठंडे एरिया में भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसको तकलीफ़ होगा, क्योंकि दोनों ने अपने अपने एरिया को क्या किया है, अपने अपने वातावरण को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहा जाता है। तो ये आपसे पूछता है कि वह आवास क्या होता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाइएगा ना तो आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस में ये इस तरह का क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। और ये अब आप बोलेंगे कि यूपीपीसीएस क्या होता है, तो एसडीएम जो आप देखते हैं ना तो यही होता है, ठीक है, डीएसपी वगैरह का पोस्ट होता है। आगे देखिए अपने भोजन वायु शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीवन अपने आवास पर निर्भर करता है, ठीक है। और क्या करता है कि जो जीव अपने आवास पर निर्भर करते हैं, आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी एक घर की बात की गई है। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, ठीक है।
और जैसे जंतु हो गए, पौधे हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए आप जो बोला जा रहा है कि जैसे आम का पेड़ ले ली, तो आम क्या है, तो आम जो है वो रेगिस्तानी एरिया में नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है जो बबूल है, तो बबूल जो है होता है, जैसे कैक्टस भी बोलेंगे, बबूल जो हो गया, बबूल जो होता है, तो आप देखिएगा कि वो रेगिस्तानी एरिया में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, आम जो होगा मैदानी एरिया में होगा। तो इस तरह से आप जो है वो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आम रेगिस्तान वाले एरिया में नहीं होता होगा, लेकिन कुछ जहाँ पे पानी का रहता होगा उसी जगह पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जो आपका बोला है कि स्थल यानी जिसको ज़मीन कहते हैं पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण है, ठीक है। जलाशय हो गया, दलदल हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गए, समुद्र, जहाँ पौधे और जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं, ठीक है। और जल में रहने वाले को जलीय और स्थल में रहने वाले को स्थलीय। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, स्थलों एवं तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ बहुत विशेषताएं होती है। यह सभी जलीय आवासों के लिए एक क्या है, के लिए सत्य है। उसी तरह से देखिए किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके घटक जैव घटक होते हैं, यानी किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जो होते हैं यानी पौधे या जंतु मिलकर जैव घटक बनाते हैं। जैव घटक में और क्या होता है, तो देखिए, तो ये तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसको जैव घटक बोलते हैं। बायोटिक, आपको एबायोटिक बोलते हैं इसको। और आपका ये जो जैव होते हैं, ठीक है। और आपका जो है क्या बोल रहा है कि प्रकृति में चट्टान भी देखते हैं, मिट्टी भी होती है, वायु भी होती है, जल भी होता है, तो ये क्या सांस तो नहीं लेते, तो ये निर्जीव वस्तुएं होंगी, उसको अजैव बोलते हैं जो सांस नहीं लेते, ठीक है। सूर्य का प्रकाश हो गया, ऊष्मा भी जो है होता है अजैव घटक होता है, क्योंकि सूर्य थोड़ी ना सांस लेता है, ठीक है। प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश भी सांस नहीं लेता है। चलिए अगला देख लेते हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं, ठीक है। कुछ पौधे जो होते हैं बीजों से उगते हैं। बीज के अंकुरन से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे अजैव क्या, तो सूरज की रोशनी वगैरह जो देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वत क्षेत्र में चले जाए तो हम कुछ दिनों तक श्वास लेने और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जो है हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्रों के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं परे अनुकूलन कहलाते हैं। ये परिवर्तन हजार वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हजार वर्षों में जो होते हैं परिवर्तन उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए एक्टिविटी 2 को देखते हैं। हमने जो चैप्टर 4 में पढ़ा था कि इस क्रिया में जो है क्रियाकलाप में चने और मक्के से बीज से अंकुर निकल आता है और इसे क्या करते हुए अंकुरित हो जाते हैं। हमने देखा था ना कि चना जो था इस तरह से बाहर निकला था, मटर जो था, ये जो आपका क्या आता है मक्का भी देखा था इस तरह से, दोनों का पैटर्न अलग था। ये बीज जो थे वो नए पौधे को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। मूंग के कुछ सूखे बीजों को लेने की यहाँ बात की जा रही है और कुछ जो है वही मूंग जो दाल बनाते हैं, ठीक है। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दे और शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दे, ठीक है। उसके अलावा भीगे हुए बीजों को 4 हिस्से में बांटे, ठीक है। यहाँ पे बांटने की बात की जा रही है। इसमें से एक हिस्से को क्या है कि 3 बार दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दे और क्या है कि 3-4 दिन के लिए रखने के बाद क्या सूखे हुए बीजों को और पानी से पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाए। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में और दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दे, ठीक है। उसके अलावा कि जैसे कि अलमारी जिसमें धूप में रखे जैसे रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दे और इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में रख दे तथा अधिक जल को निकाल दे, ठीक है।
और देखिए क्या है कि कुछ दिन बाद जो है आप क्या देखते हैं, तो कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग के अंकुरन की दर में कमी या कोई भी अंकुरन नहीं देखते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि क्या आपने पाया है कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में ये अजैव कारक जो होते हैं सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं, जो भी पॉइंट है उसको कवर करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विशेष परिवेश में जीवित रहने के लिए विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं? बिल्कुल अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम करता है और इस तरह से जो है वो आप अनुकूलन में देख सकते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, ये यानी इसको समय लगता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। ठीक है, केवल वही जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते हैं और आपके क्या परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। उसका परिणाम जो है विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि आइए कुछ आवासों जिनके अजैव घटकों और उसे रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा विभिन्न आवासों की यात्रा की बात की जाए, विभिन्न आवासों की यात्रा जो है कुछ स्थलीय आवास की बात की जाए तो मरुस्थल को देखिए। मरुस्थल में क्या है, मरुस्थल में जो है वो देखिए मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं और पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है तो कह रहा है क्या अनुकूलन में मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप के ऊँट, ये जो है मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप, उसके अलावा ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। यानी मरुस्थल में रहने वाले जो चूहे और सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। यानी कहने का मतलब कि चूहे और सांप के जो है वो क्या है ऊँट के जैसे पैर नहीं होते। ठीक है, लंबे भी नहीं होते। ठीक है, सांप के तो पैर ही नहीं होते। ठीक है ना। तो क्या है कि दिन की तेज़ गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं। ठीक है, रात्रि के समय तापमान में कमी आती है तो वे जंतु बाहर निकल जाते हैं और अपना भोजन की तलाश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जाए मरुस्थल में ये जो है आप यही चीज़ों को देखिएगा। ठीक है, जो आप गाँवों में जाते होंगे ना तो जहाँ पे बंजर ज़मीन होगा ना तो इस तरह का आप लोकेशन देख पाते हैं। ठीक है, इससे तो हम लोग लंबा लंबा इस तरह का भी बना होता था ना गाँवों में, जो आप देखते हैं कांटे कांटे लगे रहते हैं, इस तरह का भी शेप होता है। ठीक है, अगला देखिए ये अगला क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि मरुस्थल में उगने वाला कुछ सामान्य पौधों को चित्र 6.5 में दर्शाया गया। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है, ये भी बात किया जा रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला कि गमले में लगा एक कैक्टस और पत्तियाँ वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। ठीक है, और इसमें क्या है कि दोनों पौधों के कुछ भागों को पॉलीथीन थैले से ढककर उसी प्रकार बांध दिए जिस प्रकार अध्याय 4 के क्रियाकलापों 4 में हमने पौधे में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते हुए बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे बाद उनका प्रेक्षण कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व करने की बात की जा रही। आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? तो इस तरह से आप देख सकते हैं मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना भी अगर बड़ा होगा तो पानी भी उतना ही चाहिए होगा, इसलिए छोटी छोटी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो खजूर होता है तो उसी तरह से
चीज़ें देखते हैं। कुछ पौधों में पत्तियाँ जो होती हैं कांटे यानी शूल रूप लिए रहती है और इसमें पत्तियों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहाश में कमी आती है। इससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उससे क्या होती है, जल निकलता है तो ये बड़ा नहीं होगा तो जलहाश भी नहीं होगा, यानी जल की कमी नहीं होगी। हाश का मतलब कमी, ठीक है। नागफनी में जो है वो पत्ती जैसे जिस संरचना में आप देखते हैं वह वास्तव में उसका तना होता है, ठीक है। किसका? तो नागफनी का जो होता है तना होता है। कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या बोला है कि कुछ पौधे जो होते हैं इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण समानांतर तने में होता है। तना एक जो होता है तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण से सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चलती है, ठीक है। और ये क्या है कि पानी के लिए बहुत ज़मीन के अंदर तक फैली होती है जो जड़ें होती है आपके जो मरुस्थल के, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में चलते हैं, अभी भ्रमण करते हैं। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और उनमें जो है तेज़ हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने 6.6 में दर्शाए हुए वृक्ष देखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया जा रहा पर्वतीय आवासों में कुछ वृक्ष है इस तरह से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा, तो कह रहा है कि यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, ठीक है। ये वृक्ष जो होते हैं वो क्या है कि देखिए इस तरह से आप वृक्षों को देखिएगा। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है जानवर, दिख रहा है। ये आपका जो है वो आपका लियोपार्ड होगा ये, आई थिंक, मुझे पिक्चर में पता नहीं चल रहा है लेकिन ये शायद यही है। और ये तो आप देखें बाइसन है, ठीक है। ये पर्वतों पे आप देखने को मिलेगा, ठीक है। और कितना गोलू मोलू जैसा है, सब तेंदुआ है ऊपर वाला, ठीक है ना। देखिए देख रहे हैं कितना प्यारा दिख रहा है। देखिए ये जो पहाड़ी तेंदुआ है, ठीक है। और ये जो है याक है दूसरा वाला, पहाड़ी बकरी, ये बकरी भी कितनी प्यारी दिख रही है। बकरी नहीं, ये तो लग रहा है कि डॉगी जैसा दिख रहा है। आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वो उसी एरिया में रह पाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये तेंदुआ का पिक्चर है, ठीक है, जिसको मैं लियोपार्ड बोली हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हाँ यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि ये वृक्ष जो होते हैं अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में जो रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः शंकु के आकार के होते हैं और इनकी संख्या तिरछी होती है और इनकी शाखाएं क्या होती है, तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुइयों के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल जाते हैं, ठीक है। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला क्या बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, ठीक है। इनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से इसका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों में ढका होता है, ठीक है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है, ठीक है। पहाड़ी बकरी जो होती है कि मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला कि जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है, ठीक है। अगला देखिए घास क्या है, तो घास स्थल में देखते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक शक्तिशाली जंतु भी है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार करके उसे मार के खाता है, ठीक है। वह मटमैले यानी हल्के भूरे रंग का होता है। देखिए स्पेशली ये चाइल्ड के लिए बुक है तो ये आपको जानवरों का कलर भी बता रहा है, ठीक है। एक शेर और हिरन का चित्र देखने की बात की जा रही है। इन दोनों जंतुओं की आँखें और उनके चेहरे पर किस प्रकार भिन्नता स्थित है, ठीक है। किस प्रकार स्थित है, क्या वे चेहरे के सामने है, ठीक है, और वे अथवा पार्श्व में है, ठीक है।
उसके शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं और उनकी पाद उंगलियां जो होती है वे अंदर थोड़े खिसक कर छिपा सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है। उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। ठीक है, और वो फिर बाहर निकल कर शिकार करता है। और देखिए ये जो है, देख रहे हैं ये वाली कितने भयानक दिख रहा है शेर। मुझे तो उसका बाल ही भयानक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या लगा के चला है। अगर सुन लिया ना, सोच लीजिए हम लोगों को शिकारी बना लेगा ये। चलिए ये देखिए, ये कितना प्यारा क्यूटी पाई दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक शेर और हिरन की बातें बोली जा रही है। शिकार को पता भी नहीं चलता कि चेहरे के सामने पता भी नहीं चलता। और देखिए चेहरे के सामने जो होते हैं कि आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्या बोल रहा है कि एक दूसरा जंतु जो हिरन है उसके बारे में बात किया जाए, जो वन और स्थल घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं और हिरन को अपने शिकारी यानी शेर जैसे जंतु को उसे अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है, की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, ताकि वह शिकार न बन सके। ठीक है, और वहाँ से भाग जाए। कौन? हिरन भाग जाए, शेर नहीं। उनके लंबे कान उन्हें शिकारी की गतिविधियों के लिए जानकारी देते हैं, हिरन को जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें जो होती है प्रत्येक दिशा में देख कर के खतरा महसूस जो होता है उससे बचाव कर पाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कर सकती है। और आपका जो है कि हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन और जंतुए पौधे में और बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। ठीक है, कुछ जलीय आवास की बात की जा रही है। तो कुछ जलीय आवास की जो बात की रहे तो समुद्र हो गए। तो समुद्र में क्या है कि समुद्र में रहने वाली मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि दूसरे बहुत से समुद्र जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। ठीक है, कुछ जो समुद्री जंतु होते हैं उनके शरीर भी क्या होता है, तो धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पे धारा रेखीय नहीं होता। ठीक है, और स्क्विड और ऑक्टोपस का धारा रेखीय नहीं होता। ठीक है, ये भी तो समुद्री है लेकिन नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि समुद्र की गहराई और तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर से आने वाले शिकार को पहचानते हैं। अपनी ओर जो भी शिकारी आते हैं तो उसको पहचान लेते हैं अलग जानवर। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर की धारा रेखीय बना लेते हैं और जल में श्वास लेने के लिए उसमें गिल यानी क्लोम होते हैं। ठीक है, यानी जो पानी में रहते हैं उन जानवरों के क्या बने होते हैं, क्लोम बने होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे जो होते हैं कुछ जंतु गिल नहीं होते। ठीक है, कुछ में नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा जो होते हैं वो श्वास लेते हैं। ये पूछता भी है कि डॉल्फिन और व्हेल जो है किससे लेते हैं, तो ये वात छिद्र यानी नासा द्वार से लेते हैं, गिल से नहीं। ठीक है, ये जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह यानी जल से बाहर पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते तथा श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर लेते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अपने समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तो हाँ, हमने देखा है, बहुत बहुत प्यारा होता है डॉल्फिन। ठीक है, तालाब और झील की बातें देखिए। क्या आपने तालाब, झील और नदियों और नालों में पौधे को उगे देखा है? यदि संभव हो तो सीमावर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाला कुछ पौधे को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, इन पौधों की पत्तियाँ, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है ये भी बात कीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो है ना, आप देख सकते हैं, आप जो वाटर का जो प्लांट होता है वो है। ठीक है, कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हुए आंशिक रूप से जलमग्न हैं और जिनकी जड़ें जो है मिट्टी में स्थित है, और कुछ जो है वो पूरी तरह से आपके क्या है कि ज़मीन के अंदर ही है। ठीक है, देख रहे हैं, कुछ जो है आपका क्या है कि कुछ जो है वो बाहर निकल गया है। ठीक है, और कुछ जो है अंदर है। ठीक है, ये सब जो है वो अंदर है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या, इनमें से जो है कुछ पौधों की जलाशय
कि तलछटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, ठीक है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलछटी में जो होता है तलहटी में जमाए रखना होता है, ठीक है। इन पौधों का तना जो होता है वह लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह पर तक वृद्धि करता और जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, कुछ जलीय पौधे जो होते हैं जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जो है जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती है, ठीक है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल उनके बीच से बहता रहता है और तथा पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से नुकसान नहीं पहुंच पाता है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले एक जंतु है, ठीक है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों स्थलों पर रह सकता है। इसके पश्चात जो है लंबे और मजबूत होते हैं, ठीक है। इसके पीछे वाले जो पाद होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही लंबे होते हैं और मजबूत भी होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। उनके पश्चपाद जो होते पीछे वाले जो पाद होते हैं वो जल युक्त पाद उंगलियों में होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कुछ केवल जो है हमने केवल कुछ जंतुओं और पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवासों में होने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि जब आप जो है पत्तियों को एल्बम तैयार कर चुके हैं तब आप पौधे को अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियां का एल्बम तैयार करें तो इनमें कितनी विविधताएं होंगी, बोला जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, हमारे आसपास के जीव की बात की जा रही है। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की और अनेक पौधे और जंतुओं की भी चर्चा की है, ठीक है। क्रियाकलाप 1 में देखिए कि हमने विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों और जंतुओं की सूची बनाई है और देखा है कि कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सूची में सजीव के लिए कौन से उदाहरण हैं। वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान और आपका क्या है कि पत्थर, मिट्टी, जल, वायु। उसके अलावा सूखी पत्तियाँ जो है, मृत जंतु, छत्रक यानी काई या मौस, वन में पाई जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण है। जिसमें से कौन सजीव है बताना है, ठीक है। यानी कौन सांस लेता है, कौन भोजन बनाता है, ठीक है। भोजन की ज़रूरत होती है। अपने चारों ओर पाई जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए। उन्हें निर्जीव और सजीव जो है वो समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों से हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण के लिए जो देखते हैं तो घर में कुर्सी जो होती है, मेज जैसी वस्तु जो होती है वो क्या होती है कि सजीव नहीं होती, क्योंकि वो क्या पेड़ों को काट के बनाया गया है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी, ठीक है। पहली जो है वो एडवर्ड लियर द्वारा लिखा हुआ था, तो कंप्लीट नॉनसेंस का यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेज ने कुर्सी से कहा, मेज बोलता है कुर्सी से, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। क्या अपने पैरों की विवाई से यदि एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते तो हम थोड़ा बोल पाते, ठीक है। प्रार्थना करो, हम वायु ले सकते हैं, ठीक है। मेज ने कुर्सी से कहा, ठीक है। अब मेज जो है कुर्सी से कहता है कि कुर्सी ने मेज से कहा, और इस तरह से दोनों जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं है, ठीक है। कभी हम समर्थ नहीं है और तुम कैसी मूर्खतापूर्वक बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतनी ही पैरें जितनी पैरें तुम्हारे पास है, ठीक है। हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट नॉनसेंस का आप जो लाइन देख सकते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पहेली जो है और बूझो को कविता बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सियाँ सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक तरह का राइटर का इमेजिनेशन है, कल्पना है। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम जानते हैं कि पौधे सजीव है, किंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, ठीक है, फिर भी हम अपने सजीव कैसे हैं, ठीक है। फिर भी हम जो है वो निर्जीव कैसे कहते हैं, ठीक है। फिर भी जो है वो निर्जीव कहते हैं। बस और कार जो है वो निर्जीव कहे जाते हैं। पौधे, जंतु साथ के साथ जो है वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि बादल सजीव नहीं है। तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं, ठीक है। आप स्वयं सजीवों का एक महत्वपूर्ण अच्छा उदाहरण है, ठीक है। हम जितने भी इंसान हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। आपने ऐसे जो है वो कौन सा विशेष लक्षण है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग रहता है? तो हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, जो निर्जीव नहीं कर सकते हैं। अपने नोटबुक में कुछ लक्षणों को देखकर खाना खा सकते हैं, तो निर्जीव थोड़ी ना खाना खाते हैं। सूची बनाने की बात की जा रही है और आप पौधे और जंतुओं को भी देख सकते हैं, ठीक है। संभवतः इसमें कुछ लक्षण सजीवों वस्तुओं के में एक समान होंगे, ठीक है। चलिए, जो जानवर में होते हैं, पौधों में एक समान होते हैं और हमारे में भी सेम ही होते हैं। देखिए, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो हमने यह जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के नितांत आवश्यक होता है। हमने यह भी देखा कि जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। भोजन सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए होंगे, बिल्कुल मोटे भी हो सकते हैं। आपको इसका आभास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप इससे हर समय वृद्धि कर रहे हैं और कुछ वर्षों बाद आप वयस्क भी हो जाएंगे, यानी बड़े भी हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क होते हैं, यानी जंतु जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं। और कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं, आपने देखा होगा। और अंडे से स्फुटित होकर के चूजा जो होता है वो क्या होता है कि जो मुर्गी का बच्चा जो होता है वो क्या, देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पिक्चर को देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिए, इस तरह से आप पिक्चर को देख सकते हैं। ये तो मुझे कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये सभी थोड़ा साइज बड़ा इसका कर दिया, ठीक है। एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। का बच्चा चूजा का, जो मुर्गा का बच्चा होता है चूजा होता है, ठीक है, मुर्गी का बच्चा, ठीक है, वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और ये क्या, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर आप देख सकते हैं, तो ये जो है एक चूजा वृद्धि करके बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन, इनमें से कुछ जो होता है बहुत अधिक छोटे और नवजात, तो कुछ विकसित है, ठीक है। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में जो होते हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए, क्या आप देखते हैं कि इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है? वृद्धि सभी सजीवों में होती है, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोला है कि क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु जो होते वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? यहाँ बात की जा रहा है। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की जो होती है, बाहर की वायु राशि के अंदर जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो गाय हो गया, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे जंतु जो होते हैं श्वसन क्रिया द्वारा मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम भी अवस्था में प्रेक्षण करने की बात की जा रही है। ऑब्जर्व कीजिए कि जंतु जो है वो कैसे रेस्ट लेते हैं। उसके उदर की गति पे ध्यान दीजिए और यह मंद गति इनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। ठीक है, श्वसन सभी सजीवों के लिए जो है वो क्या है कि आवश्यक है और ग्रहण लिए गए श्वसन भोजन से जो है श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा कि मछली के गिल होते तथा जिनकी सहायता से वो जल में विलय वायु में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन पत्तियों के द्वारा पौधे करते हैं। पत्तियाँ जो होते हैं सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जब भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की क्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो क्या होता है? मात्रा भोजन द्वारा श्वसन में उपयोग की जाने वाली जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिय होते हैं? तो देखते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे होते तो आपका पैर अचानक ही किसी कांटे और नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं तो अथवा इसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? आप अंधेरे स्थान में अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वे तेज प्रकाश में अव्यस्त न हो जाती है। ठीक है, लाइट में जब आते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, फिर अनुकूलन करता है हमारा आँख, तो फिर हम सही तरीके से देख पाते हैं। आपका प्रिय भोजन जो होता है तेज प्रकाश अथवा कांटा उपयुक्त परिस्थितियों में आपका बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों में कुछ उदाहरण की बात की जा रही है। ठीक है, हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु यानी पशु के व्यवहार को ध्यान दीजिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार क्या हो जाते हैं कि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब उद्दीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने का स्थान ढूंढ लेते हैं। और ये क्या होता है? क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ठीक है, तो ये इस तरह का तो हम डेली लाइफ में देखते ही हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, दर्शाते हैं? कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, रात रानी हो गए। कुछ पौधे के पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सूर्यास्त यानी सनफ्लावर के बाद जो होते बंद हो जाते हैं। ठीक है, सनफ्लावर सुबह में देखते हैं। छुए में जो होता है वो अगर गुल मेहंदी जिसको बोलते हैं उसको अगर पत्ती को छुएंगे तो क्या हो जाएगा? वो मुरझा जाएगा या सूख जाएगा। यह जो होता है यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए, एक एक्टिविटी करने की बोला जा रहा है। तो एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती है के पास एक बोला जा रहा है
एक पौधे का, ये देखिए यहाँ पे जो आपका खिड़की है और एक पौधा रखा हुआ है, ठीक है, और दिन के समय का बात है, सूरज रोशनी दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि पौधे की सूर्य के प्रकाश की प्रति अनुक्रिया। गमला रखिए, कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात रखिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? ठीक है, अगला देखिए, सभी सजीव वस्तु अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, सजीवों में उत्सर्जन की बात की जा रही है। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए गए भोजन को संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है और भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर के बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रकरणों के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधे में अलग होता है, इंसानों में अलग होता है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो कुछ भागों में, जिससे क्या होता है, पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। ठीक है, उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा समान लक्षण है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड यानी घोंसले देखे हैं? वे नीड में जो है अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा कुछ छोटे मोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये जो आप देखते हैं, ठीक है, ये देखिए ये बना हुआ है आपका साँचा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस तरह से चूजा बाहर निकला है, पक्षी कंडा स्फुटन द्वारा नवजात का उत्पन्न होता है। उसी तरह से देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ जंतु जो होते हैं प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं पर जो प्रजनन होता है वो अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ शिशु को जन्म देते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो जंतु शिशु को जन्म देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो बिल्ली है, उसके अलावा कुत्ता, फिर से गाय, ठीक है, जंतु जो है आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे पौधों में प्रजनन करते हैं। ठीक है, पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं के कुछ पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत सी पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, ये देखिए एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अन्य कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। आलू के कलिका द्वारा भाग से नया पौधा बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, आलू देखिए ये वाला जो बढ़ता हुआ। अगला देखिए क्या बोला, आलू की सुप्त कलिका में उगता हुआ पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप जो है वो जानते हैं स्वयं इस विधि का? जैसे आपका क्या हो गया, ईख हो गया, आपके अलावा गुलाब हो गया। मेहंदी की धड़ कलम लीजिए और यहाँ पे गुलाब और मेहंदी का 2 बोला जार मिट्टी में लगाइए और क्या है कि जल देते रहिए। कुछ दिनों के बाद देखिए कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि इसका कलम में वृद्धि नहीं हुआ है तो निराश ना हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम जैसे पौधे बनाने के अंतराल में भी जाने के देखभाल को जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये देखने के बाद किया जा रहा है। उसी तरह से सभी प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतानें उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रजनन प्रक्रिया भी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है कि क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीके की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते और उनके शरीर में एक अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पौधे के विषय में शिकार में विचार कीजिए। ठीक है, क्या वे भी गति करते हैं?
पौधे जो होते हैं सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, ठीक है, और अंततः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि फिक्स होते हैं मिट्टी में पौधे। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, मिट्टी, संश्लेषित एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ जो होते हैं एक भाग से दूसरे में संवाहित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति इस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, और बस, कार और कागज़ का नाव, टुकड़ा और बादल अथवा अन्य वस्तुएं भी उदाहरण हैं। इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। बादल जो है वो सांस तो नहीं लेता। प्रकृति में जो है वो विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन इन सभी में कुछ लक्षण समान होते हैं, और हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण होता है, यानी जिसको भी जीना है वो मरना तो है ही। जीव भी मृत्यु होती है, पेड़ पौधे भी मरते हैं, इसलिए जीवों की प्रजातियाँ 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रह सकती है, ठीक है, और प्रजातियाँ जो होती है वो 1000 वर्षों तक रह सकती है। जबकि ये देखिए, जबकि प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करती, एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीवों की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, श्वास लेते हैं, सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु भी होती है, ठीक है। क्या हम ऐसे किसी निर्जीव वस्तुओं को देखते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। कार हो गया, उसके अलावा साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं, आकाश में चंद्रमा गति करती है, हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है। हम स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या सजीवों के लिए अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं, इनमें भी पाए जाते हैं क्या? तो ये आप देखिए, अगर खाना खाते तो बिल्कुल समानतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक स्थान दिखाई नहीं देते, ठीक है। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनमें हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप में दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में भी सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, ठीक है। इनमें से कुछ मात्र लक्षण ही दिखाई देते हैं जो निर्जीवों में होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। मूंग के बीज के बारे में क्या है, ठीक है, बात किए जा रहे हैं। क्या वे जीवित है या एक दुकान और भंडार में महीनों रखा रहता है, ठीक है, तथा इसमें क्या होता है कि आपका जो यह दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो पौधा बन जाता है, बिल्कुल जिंदा हो जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज की भोजन की आवश्यकता भी होती है, अथवा उनमें उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन होता रहता है, ठीक है। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां हम सरलता से नहीं रह सकते, ठीक है। कह सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे उदाहरण देखिए, जब हम सरलता से नहीं कह सके उनमें सजीवों के लक्षण हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इनमें जीवित कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी से आप अपना हाथ डालिए और आपको गर्मी का अनुभव होगा। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है, सोचिए।
यानी बीज जो है वो भी जीवित रहते हैं। हमने देखा है कि जीवों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रकर्म उतने सक्रिय नहीं होते, श्वसन लेकिन होता रहता है। हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है, क्या उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देख अचानक ही मुँह में निकल आता है कि जीवन सुंदर है, बिल्कुल सुंदर है। क्योंकि अगर जीवन ना होता तो मैं आपसे बात नहीं कर पाती, आपको अपना नॉलेज नहीं दे पाती, आप अपना राय सुझाव नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ देती हूँ। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी स्थान का परिवेश, उसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं, उसको आवास कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में एक स्थान रह सकते हैं, ठीक है। जो पौधे और जंतु एक ही स्थान में एक साथ रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु समानतः इन्हें स्थलीय यानी जमीन या जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियाँ पाई जाती है। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जो चट्टान होते हैं, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, हमारे परिवेश में कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ लक्षण हैं, उन्हें जीवन की आवश्यकताएं होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन और वृद्धि एवं गति करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको जो है वो सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।